औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स जो मॉड्यूल है या उसको हमने अभी इंडिपेंडेंट कोर्स कर दिया है, तो इसका आज हम 8th लेक्चर करने जा रहे हैं जो कि 8वां है और तकरीबन 1 महीने के गैप से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने लेक्चर 7 के अंदर हम तकरीबन हमने मल्टीमीटर के साथ वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, और ना सिर्फ डिस्कस किया था बल्कि हमने एक सिमुलेटर की मदद से वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग मल्टीमीटर के थ्रू हमने वहाँ पे उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी की थी। फिर मल्टीमीटर का इस्तेमाल में जो आखिरी हमने डिस्कशन की थी वो करंट टेस्टिंग के ऊपर की थी। और करंट टेस्टिंग में जब हम बात करें, उससे पहले ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक एकेडमी ऑफ पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑटोमोटिव की ट्रेनिंग के लिए, और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो ट्रेनिंग है इम्पार्ट कर रहे हैं। और इसमें अभी फ़िलहाल थ्योरेटिकल सिस्टम्स को कवर किया जा रहा है और इसमें प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी कम है। और ये हमने डिस्कस किया था कि मल्टीमीटर की क्या सिलेक्शन होगी और किस तरीके से हम किसी सर्किट के अंदर करंट को माप सकते हैं मल्टीमीटर के साथ। इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन स्लाइड्स को। और फिर वहीं पे हमने कहा था कि अगर जहाँ पे क्वांटिटीज़ करंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मल्टीमीटर जनरली मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक का करंट को मेजर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करंट मेजर करना मल्टीमीटर्स की जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है कैपेसिटी भी नहीं होती और ना ही उनसे करना चाहिए, क्योंकि उससे ना सिर्फ मल्टीमीटर को नुकसान हो सकता है बल्कि इंसानी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो उसके लिए फिर ये क्लैम्प मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इनके अंदर इंडक्टिव पिकअप्स या हॉल सेंसर लगाए जाते हैं। हॉल सेंसर वाला जो क्लैम्प मीटर होता है वो AC DC दोनों करंट को मालूम कर लेता है, और जो इंडक्टिव पिकअप वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ AC करंट को मालूम करता है। जब भी आप क्लैम्प मीटर की सिलेक्शन पे जाएं, क्योंकि हमारा काम ऑटोमोटिव में DC से ज़्यादा वास्ता होता है, तो इसमें ज़रूरी है कि आप हॉल इफेक्ट वाला क्लैम्प मीटर परचेज़ करें, ना कि आप खाली इंडक्टिव पिकअप वाला करें। तो इसमें ये थोड़ा सा एक ट्रिक ये चीज़ होती है जिसको आपने लाजमन केयर करनी है। इसको हमने अच्छे से तरीके से डिस्कस किया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे कि एक सर्किट को लेके मल्टीमीटर से करंट की पैमाइश की एक मशक करते हैं। और सर्किट हम ले रहे हैं ब्लोअर मोटर का, कि जो AC के लिए अंदर कैबिन के अंदर ब्लोअर मोटर लगी होती है, उसमें हमें पता है कि उसमें एक जनरली जो मैनुअल ACs होते हैं उनके अंदर एक नॉब दी जाती है गाड़ी के अंदर, जिसको आप रोटेट करते हैं, या स्लाइडर दिया जाता है, स्लाइडर को आप आगे पीछे करते हैं। तो ब्लोअर मोटर की जो एयर कंडीशनिंग के साथ आप इस्तेमाल करते हैं जनरली, तो उसकी हवा की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक पूरा सर्किट दिया गया है, और सबसे पहले हम इस सर्किट से एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ताकि हम जब आगे बात करें करंट की पैमाइश की मशक करें तो हमें क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि सर्किट कैसे काम करता है। ब्लोअर मोटर में सबसे पहले एक फ्यूज़ के थ्रू पावर, जब भी हम सर्किट को अंडरस्टैंड करने जाते हैं तो हम फ्यूज़ जो पावर है उसको ऊपर, जनरली हर जो डायग्राम्स है उनकी कन्वेंशन इस तरह से होती है कि ऊपर की तरफ पावर होती है और नीचे की तरफ आप राइट साइड पे नीचे देखें तो ग्राउंड होता है। तो पावर से हम स्टार्ट लेते हैं, इसी तरह से ग्राउंड से ट्रेस करते हैं और फिर दरमियान के सेगमेंट को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ से यहाँ पे पावर आ रही है, और यहाँ पे एक ब्लोअर मोटर की रिले लगी हुई है। और रिले में जैसे हम इसको डिटेल में आज कोशिश करेंगे, जो रिले का सेगमेंट है उसको भी आज कवर करें, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो रिले में दो चीज़ें होती हैं जनरली, एक कॉइल होती है जिसमें से जब करंट गुजरता है तो वो एक मैग्नेट बनाती है और स्विच को अपनी तरफ खींचती है। जब वो करंट बंद कर दिया जाता है, वोल्टेज सप्लाई बंद कर दी जाती है, तो फिर ये स्विच जो है ना स्प्रिंग की वजह से ये वापस अपनी जगह पे चला जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है। तो पावर यहाँ पे स्टैंड बाय है, और एक और पावर सोर्स की मदद से यहाँ से रिले के ऊपर जो है ना पावर स्टैंड बाय होती है। और अगर हम ग्राउंड की चले आएँ तो यहाँ पे ग्राउंड है जो मुख्तलिफ जगहों पे भी जा रहा है, और उसके साथ इधर ब्लोअर सिस्टम का जो स्लाइडर स्विच है गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड पे लगा होता है, वो भी वहाँ पे भी ये ग्राउंड प्रोवाइड कर रही है, ये ग्राउंड। और इसी स्विच की मदद से ये ग्राउंड अगर आप देखें तो यहाँ से होता हुआ ये ग्राउंड ब्लोअर मोटर की रिले के ऊपर पहुँचता है। तो ये चूँकि स्विच ऑफ होता है तो ये ग्राउंड यहाँ से थ्रू नहीं होगा, तो ये इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पावर, यहाँ पे भी इस सोर्स से पावर स्टैंड बाय है, और इस फ्यूज़ की मदद से यहाँ पे पावर स्टैंड बाय है। तो जब भी ये रिले बनेगी तो ये पावर इधर से होती हुई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जंक्शन लगा हुआ है, ब्लोअर सिस्टम की रेजिस्टेंसेज इसके अंदर लगी हुई हैं, एक तकरीबन 3 से 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई हैं।
और ये फिर इधर से ग्राउंड के साथ परमानेंटली कनेक्टेड है। यानी कि जब भी ये स्विच बनेगा तो यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल होगा और इमीडिएटली बेसिस के ऊपर आपकी जो ब्लोअर मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे ब्लोअर मोटर मौजूद है। तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो ये ग्राउंड जो परमानेंटली इस जगह के ऊपर स्लाइडर के ऊपर अवेलेबल है वो यहाँ से थ्रू होता हुआ लोएस्ट स्पीड के ऊपर आता है और यहाँ से थ्रू होता हुआ इस रिले को बनाता है। और ये जब रिले बनती है तो उसी टाइम पे जो एक ग्राउंड, यही वाला ग्राउंड ना सिर्फ इधर अवेलेबल है बल्कि इस जगह के ऊपर भी अवेलेबल हो जाता है इस स्लाइडर स्विच की सिलेक्शन की वजह से। सॉरी माजरत खाऊं मैं, ये इधर नहीं, यहाँ से जब आपने स्विच को ऑन किया है तो ये जो ग्राउंड है ये इधर से होता हुआ इस रिले को पावर देगा, स्विच बनेगा। स्विच जब बनेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड परमानेंटली अवेलेबल है। इस ग्राउंड का, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो ग्राउंड का ताल्लुक है वो स्लाइडर के साथ नहीं है जब आप इसको लो के ऊपर ऑन करेंगे। तो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो पहले सिलेक्शन आपकी लो की होती है तो पावर यहाँ से होती हुई इस पूरी रेजिस्टेंस से गुजरेगी और यहाँ पे फिर ग्राउंड में डंप हो जाएगी और यहाँ पे आपकी मोटर चलना शुरू कर देगी। और इस मोटर से करंट इतना ही गुजरेगा जितना कि यहाँ पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चूँकि अब इस्तेमाल हो रही है कि करंट इस पूरी रेजिस्टेंस से गुजर के जा रहा है। क्योंकि ये जो लाइन्स हैं ये अभी डिसकनेक्टेड हैं, यहाँ पे किसी किस्म का ग्राउंड ना इस लाइन के ऊपर मिल रहा है इसको, ना इस लाइन पे मिल रहा है, ना इस लाइन पे मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ परमानेंट जो ग्राउंड यहाँ पे अवेलेबल है वो हर वक्त अवेलेबल रहेगा। और चूंकि यहाँ से कुछ नहीं उसको रास्ता मिल रहा तो फिर वो रास्ता करंट ढूंढते हुए जहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल है वहाँ से वो करंट पास होगा और ग्राउंड में डंप हो जाएगा। तो ये मोटर इस तरह से चलेगी। फिर जब हम सिलेक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो ये ग्राउंड ना सिर्फ इसने इसको परमानेंटली ऑन किया हुआ है, इस रिले को ऑन किया हुआ है कि जैसे आप स्लाइडर देखेंगे तो स्लाइडर आप देखेंगे ये स्लाइड वाली लाइन है, इस स्लाइडर को जब आप आगे ले जाते हैं इस वर्टिकल पॉइंट को तो ये यहाँ पे ये स्लाइड ये हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रहेगी इस ग्राउंड के साथ। जब ये कनेक्टेड रहेगी तो ये ग्राउंड हर वक्त जब भी स्विच ऑन होगा किसी भी पोजीशन पे होगा स्लाइडर ऑफ के अलावा तो ये वाला जो रिले का ग्राउंड है ये हर वक्त बना रहेगा। तो जब नेक्स्ट पे जाएगा और ग्राउंड यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा, इन दोनों पे नहीं है, यहाँ पे भी है, ये तो परमानेंट रहेगा। जब इसकी सिलेक्शन लो पे आएगी, लो से आगे किसी और पोजीशन पे जाएगी तो यहाँ पे जब पहुँचेगा ग्राउंड तो यहाँ पे भी ग्राउंड पहले से अवेलेबल है परमानेंट और स्विच की वजह से यहाँ पे भी ग्राउंड अवेलेबल हो गया है। तो सीरीज सर्किट के अंदर जब करंट पास करता है तो करंट जो है ना सीरीज में शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते से गुजरता है। तो ये रास्ता भी उसको अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। जब ये अवेलेबल है तो ये करंट जो है ना यहाँ से पास होगा सारे का सारा, और जब करंट यहाँ से रास्ता बनेगा इधर से कुछ नहीं पास होगा। जब यहाँ से पास होगा करंट और इस ग्राउंड में जाके इस तरह से डंप होगा तो अब ये देखेंगे पहले 3 रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही थी, अब करंट के रास्ते में 2 रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस कम हुई है। फिर जब आप इसको फर्दर मूव करेंगे तो ग्राउंड फिर इसकी बजाय इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट पे यहाँ पे अवेलेबल ग्राउंड हो जाएगा। अब इस सूरत में जब स्लाइडर आगे मजीद आगे हो गया है तो ग्राउंड यहाँ पे भी अवेलेबल है और ये परमानेंट ग्राउंड तो हर वक्त अवेलेबल है। अगेन चूंकि ये सीरीज सर्किट है यहाँ से सीधा, तो उसमें होगा ये कि करंट यहाँ से ग्राउंड की तरफ डंप हो जाएगा इस रास्ते से। और फिर इसी तरह से आप फर्दर इसको हाईएस्ट स्पीड पे जब इसको मज़ीद उस पे लेके जाएंगे हाईएस्ट स्पीड के ऊपर, तो ये जो स्लाइडर है ये ग्राउंड को, इस वाले ग्राउंड को यहाँ से रास्ता बनाते हुए यहाँ पे अवेलेबल करेगा। और अगेन यहाँ पे परमानेंट ग्राउंड अवेलेबल है बट उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा और करंट सारे का सारा यहाँ से बगैर किसी रेजिस्टेंस के, जो वायर की रेजिस्टेंस है या मोटर की है बस वही होगी, और यहाँ से होता हुआ ग्राउंड इस ग्राउंड के अंदर डंप होगा। तो इस तरह से होता यह है कि इस स्लाइडर के मूवमेंट से आप बेसिकली कर ये रहे होते हैं कि आप जो ब्लोअर मोटर का जो सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस या बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं। और फिर तो रेजिस्टेंस कम जब होती है तो उसमें से करंट जो ना बढ़ जाता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती है, यहाँ पे यही चीज़ हमने यहाँ पे भी डिस्कस की है अगली स्लाइड के ऊपर, कि रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट कम होता है। जब रेजिस्टेंस ये सारी अवेलेबल होंगी तो करंट कम से कम गुजरेगा और मोटर की स्पीड स्लोएस्ट होगी। फिर जब ये रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस करंट थोड़ा बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस कम होती है तो करंट थोड़ा बढ़ जाता है, तो करंट जब बढ़ेगा तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। फिर रेजिस्टेंस मज़ीद कम होगी तो करंट मज़ीद बढ़ जाएगा और स्पीड मज़ीद बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। और इसमें याद रखने की बात यह है कि रेजिस्टेंस चाहे लोड, यानी कि ये जो मोटर नज़र आ रही है एम जहाँ पे लिखा हुआ है, इस लोड ये जो एम है, इस एम के ऊपर जब इससे रेजिस्टेंस भले यहाँ पे बढ़ती या कम होती है
या इस मोटर के इस टर्मिनल पे बढ़ती है या कम होती है, या इस फ्यूज जहाँ से पावर सप्लाई आ रही है वहाँ से लेके किसी जगह पे भी रेजिस्टेंस कम होगी या ज़्यादा होगी, पूरे सर्किट का करंट को वो उसमें इफेक्ट आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे बढ़ जाती है, अगर यहाँ पे बढ़ जाती है तो कम होगा। भले आप इसको हाईएस्ट स्पीड पे करते जाएंगे और यहाँ से सारी रेजिस्टेंस को बाईपास कर देंगे इस स्लाइडर की मदद से कि करंट यहाँ से गुजर जाए और कोई रेजिस्टेंस इफेक्ट में ना आए, लेकिन अगर इस वायर की वजह से या यहाँ पे टर्मिनल की वजह से इस सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो करंट जो फ्लो होगा मोटर से लेके यहाँ तक वो कम ही होगा और उसकी स्पीड खराब रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम काफ़ी पहले भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है। इसको हमने शुरू के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये जहन में रखिए कि रेजिस्टेंस चाहे लोड यानी कि मोटर से पहले बढ़े या कम हो या उससे बाद में बढ़े या कम हो, दोनों सूरतों में आपके सर्किट के करंट में इफेक्ट आएगा। अब यहीं पे एक मश्क ये है कि सर्किट करंट मालूम करने के ओम लॉ का हमने इस्तेमाल करना है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बैटरी वोल्टेज, यहाँ पे जो पावर सप्लाई इस स्विच से गुजरनी है वो 12.6 वोल्ट है और मोटर की रेजिस्टेंस 1 ओम है और ब्लोअर स्पीड सिलेक्शन स्विच की सिलेक्टेड पोजीशन जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मिसाल के तौर पे यहाँ पे और इसकी जो है ना 2 ओम है, तो 1 ओम इसकी है, 2 ओम इसकी है। वायर की रेजिस्टेंस को हम अभी 0 मानते हैं, इस स्विच की रेजिस्टेंस को भी 0 मानते हैं, फ्यूज की रेजिस्टेंस को भी हम जनरली 0 मानते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको 0 मानते हैं। तो अब क्या होगा कि ये सीरीज सर्किट है, हमें याद रखना चाहिए। और सीरीज सर्किट में जब हम रेजिस्टेंस, एक मोटर की रेजिस्टेंस है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों को हम जब ये सीरीज में है, ये के करंट ने इधर एक ही रास्ते से गुजरना है, तो इनको हम ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को। सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जमा की जाती हैं। तो जमा कैसे होंगी कि 1 ओम की रेजिस्टेंस इसकी है, 2 ओम की है, तो टोटल 3 हो जाएगी। अब वो कहता है कि जी सर्किट में से, इस पूरे सर्किट में से करंट कितना गुजरेगा, तो उसका हमें पता है कि हमने पहले भी ये बात की हुई है कि हम डायग्नोसिस के पर्सपेक्टिव में या अगर हम उसको याद करना चाहते हैं तो वोल्टेज हमें पता है कि वोल्टेज बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस के। और जब हमने करंट मालूम करना है तो करंट बराबर होता है वोल्टेज तकसीम रेजिस्टेंस, V/R जिसको हम कहते हैं कि बैटरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, 12.6 पे जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.2 वोल्टेज आने चाहिए। तो 4.2 एम्पियर करंट इस ब्लोअर मोटर में से, इस सर्किट, पूरे सर्किट में से जहाँ पे भी हम चेक करना चाहेंगे करंट को, और तो हमें वहाँ पे 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इस जगह के ऊपर, अगर यहाँ से करंट ने गुजरना है, इधर से गुजरना है, तो मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ इस पूरे की मिसाल के तौर पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से करंट गुजर रहा है इस ग्राउंड से, तो यहाँ पे भी चेक करूँगा तो मुझे 4.2 एम्पियर मिलेगा। इधर चेक करूँगा तो 4.2 एम्पियर मिलेगा। यहाँ पे चेक करूँगा मोटर से पहले बाद में, जहाँ पे भी मैं चेक करूँगा करंट को, तो करंट मुझे 4.2 एम्पियर ही मिलना चाहिए। तो अब वो ये कह रहा है कि ये इस सर्किट में जो 2 सुर्ख रंग के पॉइंट्स हैं, यानी कि ये पॉइंट और इन पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करें करंट को, या इस पॉइंट पे चेक करें, या ये जो तीसरा पॉइंट ये है इधर चेक करें, तो इधर करंट क्या मिलेगा, जो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि इसको 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए। इधर चेक करेंगे 4.2, इधर चेक करें तो भी 4.2, इधर चेक करें तो भी 4.2। तो करंट के लिए हमें पता है कि मल्टीमीटर को हम ब्लैक लीड को हमेशा कॉम पे रखते हैं, और करंट के लिए हम 10 एम्पियर का जो सिलेक्शन है, जैक है मल्टीमीटर के ऊपर, उस पे रखते हैं, ना कि वोल्ट और रेजिस्टेंस इसके ऊपर नहीं रखते हम। तो इनको हमने रखते हैं। और जो सर्किट है सीरीज़ में, हमने मल्टीमीटर को सीरीज़ में लाना होता है। सीरीज़ का मतलब ये होता है कि करंट जब पास होगा तो इस मल्टीमीटर में से होता हुआ फिर इस सर्किट में आएगा। तो ये बेसिकली एक तरह से ये सीरीज़ सर्किट है कि करंट एक ही रास्ते से गुजर रहा है। ठीक है जी। तो करंट हमें पता है कि ये टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम की है, मोटर की 1 ओम की है, और करंट ने इस रास्ते से गुजरना है। तो जब हम इस वायर को हम काट के मल्टीमीटर को इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये बेसिकली मल्टीमीटर को हमने सीरीज में लगा दिया है। तो आप ये देखेंगे तो आपको 4.2 एम्पियर मिलेगा। इसी तरह से जब हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो अगेन करंट यहाँ से ऊपर फ्यूज में से गुजरता हुआ, रिले में से गुजरता हुआ, और ये मल्टीमीटर से गुजरता हुआ फिर इस जगह पे पहुंचा है, तो यहाँ पे भी 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए। इसी तरह से जब हम इस पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि ये 2 ओम की टोटल 3 रेजिस्टेंस 2 ओम की हैं, तो करंट यहीं इसी रास्ते से गुजर रहा है। जब इस रास्ते से गुजर रहा है तो यहाँ हमें 4.2 एम्पियर मिलना चाहिए।
ठीक है जी। और इसको यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा गलत शो किया है जी, बिल्कुल ठीक शो किया कि स्विच लो के ऊपर है, ऑन है और लो के ऊपर है। जब लो के ऊपर है तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि लो की सूरत में आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड को, एक तो यहाँ पे परमानेंट उसने दिया हुआ है और यहाँ पे उसने इस रिले को दिया हुआ है। तो यानी कि ब्लोअर मोटर ऑन है और सारी रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूडेड है। जब इंक्लूडेड है तो करंट इस रास्ते से गुजरेगा। मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की पैमाइश और कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग, इसको अब हम देख लेते हैं। अब हम करंट से निकल आए हैं और रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस की पैमाइश के लिए जो सबसे पहले है कि रेजिस्टेंस का जो पैमाइश का प्रिंसिपल क्या है मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर करता ये है कि जब आप दो पॉइंट्स के ऊपर मल्टीमीटर की लीड्स रखते हैं तो मल्टीमीटर बेसिकली इन दो सिरों के ऊपर एक छोटा सा वोल्टेज पोटेंशियल इन दोनों लीडों पे अप्लाई करता है ताकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये रेड लीड से ग्राउंड वाली लीड के अंदर एक स्मॉल करंट इसमें से फ्लो करे। तो जब वो नॉन करंट होता है, वो सॉरी वोल्टेज हमें नॉन होती हैं और करंट जहाँ से आता है तो उसमें यहाँ से जब गुजरेगा तो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होएगी। तो जितनी वोल्टेज ड्रॉप होती है वो और हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी ओवर आई, और जो करंट फ्लो करता है मल्टीमीटर उसको मेजर कर लेता है वोल्टेज का, उसको जो ड्रॉप हो रही है वो, और फिर जो करंट है। तो इसको हम देख लेते हैं कि मल्टीमीटर पैरेलल में सर्किट का हिस्सा बन के सर्किट में बहुत थोड़ी मालूम मिकदार में वोल्टेज अप्लाई करता है जो उसको मालूम होती है, जिससे सर्किट में बहुत थोड़ी मिकदार में करंट फ्लो करता है। और करंट की मिकदार जो है ना डिपेंड करेगी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसको मल्टीमीटर अपनी इंटरनल सर्किट की मदद से मालूम कर लेता है। वोल्टेज जो अप्लाई करता है उसको मालूम है कितना है, तो करंट जो वो भेज रहा है उसको वो मेजर कर रहा है अपने अंदर। तो मालूम करंट और सोर्स वोल्टेज की बुनियाद पे ओम्स लॉ की मदद से सर्किट रेजिस्टेंस मालूम कर लेता है। किसी चीज़ की रेजिस्टेंस बराबर होती है उसके गिर्द वोल्टेज ड्रॉप कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तकसीम में उससे गुजरने वाला करंट। अब वोल्टेज ड्रॉप तो उसने मेजर नहीं किया, उसको अपने सोर्स की वोल्टेज पता है जो उसने सप्लाई की है, लेकिन हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ से मालूम है कि अब ये देखेंगे पूरा एक कंप्लीट सर्किट है कि एक सर्किट के अंदर अगर कोई एक रेजिस्टेंस है तो वो सारी सोर्स वोल्टेज को खाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स वोल्टेज है वही वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि ये सिंगल रेजिस्टेंस वाला सर्किट है। तो वो आपको वोल्टेज ड्रॉप भी मालूम है वोल्टेज सोर्स की वजह से, और जो करंट इसमें से गुजर रहा है, रेजिस्टेंस चेंज होगी करंट चेंज होगा, तो वो यहाँ पे अंदर मेजर कर रहा है। तो अंदर उसकी फिर एल्गोरिथम जो है ना उसको डिवाइड करके आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की पैमाइश के लिए मल्टीमीटर की सिलेक्शन जैसे मैंने बताया था, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, डायोड है, दोनों सूरतों में। एक तो हर सूरत के अंदर आपकी ब्लैक लीड कॉम पोर्ट पे होगी, और करंट के अलावा बाकी जितनी भी मेजरमेंट है उसके लिए जो रेड लीड है वो राइट मोस्ट जिसके ऊपर वोल्टेज या ओम का साइन बना होता है वहाँ पे होगी। करंट के लिए अलहदा जैक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो उस सर्किट में से किसी भी किस्म का करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। जब आप ये काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो ये जिस सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है इस रेजिस्टेंस को उस सर्किट से आउट होना चाहिए, और ये रेजिस्टेंस उस सर्किट में किसी लाइव वोल्टेज सप्लाई के उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपके या तो आपका स्विच ऑफ होना चाहिए, किसी किस्म का वोल्टेज इस लाइन पे स्टैंड बाय भी नहीं होना चाहिए, और या फिर आपकी बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल रिमूव होना चाहिए। और रेजिस्टेंस मापने के लिए मल्टीमीटर को सर्किट, लोड या फ्यूज़ या स्विच या वायर जिसका आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी हो उसके पैरेलल लगाना होता है। अब आप ये देखें, इसके दो सिरे हैं, इसके दो सिरे हैं, तो मल्टीमीटर की दो सिरे इसके पैरेलल से आ रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पैरेलल। जो सीरीज़ था करंट को जिस तरह से हमने देखा था कि उसमें आप इसको काट के लगा रहे थे, ठीक है जी, तो करंट यहाँ से फ्लो करके आ रहा था, जबकि यहाँ पे अगर करंट आएगा तो इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा। तो दो रास्ते हैं, तो जब मैंने कहा था रास्ता एक से ज़्यादा होगा तो फिर जितने दो रास्ते बनेंगे उतनी ब्रांचेस बेसिकली आपस में पैरेलल होंगी। तो मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस की रेंज पहले हायर स्केल पे रख के मापनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑटो रेंज का है तो वो खुद ब खुद अपनी सिलेक्शन करेगा, अगर नहीं है और मल्टीमीटर के ऊपर रेंज भी दी हुई है रेजिस्टेंस के आगे, तो फिर आपको ज़्यादा हायर रेंज के ऊपर रखना चाहिए, स्केल के ऊपर सेलेक्ट करना चाहिए, और फिर
ग्रेजुअली डिपेंडिंग अपॉन की रीडिंग क्या आती है आप उस स्केल को थोड़ा कम करते आएंगे और थोड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको निचले स्केल पे रख के मापना चाहिए। अगर पहली ही पैमाइश में छोटा स्केल सेलेक्ट किया जाए तो चांसेस, जब छोटा अगर आप कर देंगे छोटे से छोटा स्केल, तो अगर रेजिस्टेंस जो है ना बड़ी होगी तो वो फिर आपको रीडिंग नहीं देगा। कि एलिमेंट की रेजिस्टेंस सेलेक्टेड रेंज से ज़्यादा हो तो उस सूरत में मल्टीमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाता और ऑपरेटर इससे धोखा खा सकता है। अब ये वही चीज़ें जो हम पिछली स्लाइड पे डिस्कस कर रहे हैं, ये मेन चीज़ है कि ये बेसिकली स्टार्टिंग सर्किट है जिसको हम पहले कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बेसिकली यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से इग्निशन स्विच के ऊपर पावर स्टैंड बाय होती है और जब आप ऑन करते हैं तो पावर यहाँ से ट्रांसफर होके ये मिसाल के तौर पे ये उसका क्लच का स्विच है, क्लच पेडल का, तो ये स्विच जब बना होगा तो ये पावर यहाँ पे आके इसको स्टार्टर को सिग्नल देगी जिससे आपका सोलेनॉइड बनेगा और मोटर का स्विच बनेगा और मोटर को यहाँ से पावर आई हुई है और वो चलना शुरू कर देगा। इस डॉटेड लाइन से धोखा मत खाएं, बेसिकली उसने यहाँ पे यहाँ पे सिंपल सर्किट बनाया हुआ है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे उसने बताया कि यहाँ पे बीच में रिले भी मौजूद है। तो इस तस्वीर में इग्निशन स्विच की रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखेंगे हम इग्निशन स्विच पूरे की रेजिस्टेंस मापना चाह रहे हैं स्टार्ट, जब स्विच की सिलेक्शन स्टार्टिंग पे हो। तो ये मापने के लिए जब आप माप रहे हैं तो सर्किट में जब आप रख के इसको मापेंगे तो यहाँ पे अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो यहाँ पे बैटरी के वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसमें ज़रूरी है कि या तो आप स्विच को, बेहतर तो ये है कि इस स्विच की जो पीछे ग्रिप होती है उसको रिमूव करें और फिर इस स्विच के टर्मिनल के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस मालूम करें ताकि ये स्विच पूरे सर्किट से अलग हो। नहीं तो कम से कम ये करना चाहिए कि यहाँ से फ्यूज़ निकाल देना चाहिए। ये आपका रिले वैसे ही ओपन होती है और ये स्विच भी ओपन है तो फिर आप मालूम कर सकते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि आपकी जो इस स्विच के अंदर रेजिस्टेंस है इन वायरों का इतना कोई इफेक्ट खास नहीं आएगा, तो आपको इस स्विच की रेजिस्टेंस मालूम है क्योंकि सारे का सारा ओपन सर्किट है यहाँ पे। तमाम सबसे बेहतर तरीका ये है कि स्विच एलिमेंट की ग्रिप उतार के इसको मुकम्मल सर्किट से अलग कर दिया जाए और फिर पैमाइश की जाए। अब इसमें यहाँ पे देखें कि हमने रेजिस्टेंस मालूम करनी है इस पूरे सर्किट की जिसमें दो बल्ब लगे हुए हैं। यहाँ पे दो बल्ब लगे हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिप अवेलेबल है जहाँ पे हम रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं इस पूरे सर्किट की। तो यहाँ पे ये बल्ब ठीक है और ये बल्ब जो है ना फ्यूज़ है। जब हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, भले ये फ्यूज़ का मतलब ये है कि ओपन सर्किट है, तो ये क्या करेगा, तो इस सर्किट के अंदर जो पैरेलल में दूसरी चीज़ मालूम है, यहाँ से देखें ये जब यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करेगा जो मैंने पीछे बताया इसका वर्किंग प्रिंसिपल, तो वोल्टेज सप्लाई जब आएगी यहाँ पे भी अवेलेबल होगी, यहाँ पे भी वही अवेलेबल होगी। मिसाल के तौर पे 1 वोल्ट उसने अप्लाई किया है तो 1 वोल्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जो यहाँ पे है वो इधर से तो करंट को पास नहीं करने देगा क्योंकि यहाँ पे सर्किट ओपन है। जो यहाँ पे 1 वोल्ट यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ से करंट पास कराएगा और ये आपको कोई ना कोई रेजिस्टेंस जो कि इसकी रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट की वो दिखाएगा। जबकि अगर ये बल्ब ठीक होता तो ये पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस दिखाता, दोनों बल्बों की रेजिस्टेंस दिखाता। लेकिन तो यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं कि आप धोखा खा सकते हैं कि सर्किट अगर आगे पैरेलल है और उसमें कोई चीज़ ओपन है तो आप उसको डिटेक्ट इस तरह से नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप इस बल्ब के अक्रॉस जाके जो है ना रेजिस्टेंस ना मुहैया कर सकें। इस तस्वीर में दो बल्ब पैरेलल हैं, लेफ्ट साइड वाला बल्ब फ्यूज हो चुका हुआ है ये वाला, और पर जब हम दोनों पैरेलल बल्ब की नोड से रेजिस्टेंस या कॉन्टीन्यूटी लेंगे, कॉन्टीन्यूटी भी लेंगे तो कॉन्टीन्यूटी भी मिलेगी। क्यों मिलेगी कि कॉन्टीन्यूटी का प्रिंसिपल भी यही है कि वो वोल्टेज अप्लाई करता है। जब वो वोल्टेज अप्लाई करेगा इधर से तो नहीं गुजरेगा करंट, लेकिन इधर से गुजर जाएगा। जब वो गुजर जाएगा तो वो आपको बीप देगा, कॉन्टीन्यूटी देगा, और जबकि ये बल्ब आपसे डिटेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्टीन्यूटी फिर आप यहाँ पे आके मालूम करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें सर्किट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पैरेलल कितनी नोड्स हैं, कितनी एक नोड से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं, यानी कि कितने पैरेलल सर्किट लगे हुए हैं, ताकि आप उस सर्किट के डायग्नोसिस के दौरान कोई धोखा ना खाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग के ऊपर। मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस की ही मद में ये आ जाता है कॉन्टीन्यूटी, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग का प्रिंसिपल भी रेजिस्टेंस के प्रिंसिपल पे है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क भी आता है और इसकी टेस्टिंग में कुछ केयर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग को बिल्कुल ब्लाइंडली इस्तेमाल करते हैं जिससे अक्सर धोखा खाया जाता है। तो जब भी कॉन्टीन्यूटी बेसिकली ये है कि जब एक सर्किट स्ट्रेट वायर है और उससे करंट पास हो जाना चाहिए, तो उसके कोई किसी भी दो पॉइंट पे जब हम मल्टीमीटर की दो रीडें रखते हैं
तो उनको कंटिन्यूटी देनी चाहिए। कंटिन्यूटी के लिए अलहदा से हर मल्टीमीटर के अंदर सिलेक्शन दी जाती है, जिसके ऊपर एक बज़र का निशान बना होता है इस तरह का, जो यहाँ पे आप दायरों के अंदर देख रहे हैं। तो उस पे जब आप मल्टीमीटर को सिलेक्ट करते हैं, और बहुत सारे मल्टीमीटर ऐसे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी का फंक्शन सेम होता है, और उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर नॉब के थ्रू सेलेक्ट करना पड़ता है, या किसी बटन के थ्रू सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये स्विच जब बना हुआ है, जब ये ऑन है, आपस में ये बन चुका हुआ है और दोनों कनेक्शन मिले हुए हैं, तो जब आप इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मल्टीमीटर की रेड और ब्लैक लीड को रखेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और इसको करंट जब फ्लो करेगा तो मल्टीमीटर को पता चल जाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है, और वो बीप देगा। तो इसका प्रिंसिपल भी बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा होता है। मल्टीमीटर पैरेलल में सर्किट का, यहाँ पे देखें कि पैरेलल बना हुआ है, हिस्सा सर्किट का हिस्सा बन के सर्किट में बहुत थोड़ी मिकदार, मालूम मिकदार में वोल्टेज अप्लाई करता है, जिससे सर्किट में बहुत थोड़ी मिकदार में करंट फ्लो करता है, जिसको मल्टीमीटर अपनी इंटरनल सर्किट की मदद से मालूम कर लेता है, और इसी से मीटर को मालूम हो जाता है कि सर्किट में कंटिन्यूटी है या नहीं है। और इसकी जो जैक्स में जो लीड पोजीशन करने की वो है, वो एग्जैक्टली वही है जो वोल्टेज, रेजिस्टेंस या डायोड के लिए। जैसा कि मैंने बताया है कि ब्लैक लीड तो हमेशा कॉम पे रहेगी, और सिर्फ करंट के लिए, जो करंट मेजर करने के लिए रेड लीड आपको दूसरी करंट वाली जैक के अंदर लगानी पड़ेगी। अदरवाइज़ ये उसी वोल्ट ओम रेजिस्टेंस वाले के अंदर, वोल्ट रेजिस्टेंस वाली जैक के अंदर इसको रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी टेस्टिंग की जो बड़ी लिमिटेशंस हैं वो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, कि याद रखें कि सर्किट के जिस हिस्से की कंटिन्यूटी टेस्टिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस यहाँ इन पॉइंट पे कर रहे हैं, तो अगर इस हिस्से की रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है अगर 100 या 80 ओम से वो ज़्यादा है, तो अक्सर मल्टीमीटर इस सर्किट में कंटिन्यूटी टेस्टिंग के दौरान बीप नहीं देंगे, क्योंकि ये इस मल्टीमीटर तो मल्टीमीटर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि 200 ओम तक वो ये बीप देते हैं, लेकिन 200 ओम से ज़्यादा हो, क्योंकि वोल्टेज भी बहुत थोड़ी सी दी जाती है, तो उस सूरत में वो बीप नहीं देगा, बल्कि आपको यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। तो जब भी हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम मल्टीमीटर की स्क्रीन पे जनरली नहीं देखते, और सिर्फ रिलाई कर रहे होते हैं कि बीप आ रही है तो हम कहते हैं कि ठीक है, सर्किट में ब्रेक नहीं है और सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है। तो कंटिन्यूटी का मतलब, जैसे लफ्ज़ इसके मतलब से ही ज़ाहिर है, कंटिन्यूटी के मीनिंग भी यही है कि जो मुसलसल हो, उसमें रुकावट ना हो। तो ये बेसिकली जो वायर के अंदर या किसी कनेक्शन के अंदर कोई ब्रेक है, तो उस सूरत में ये बीप नहीं देगा, अगर ब्रेक नहीं है तो उस सूरत में ये बीप देगा। तो हम बीप पे रिलाई कर रहे होते हैं, साउंड पे, जबकि डिस्प्ले नहीं देख रहे होते हैं, तो यहाँ से हम धोखा खा जा सकते हैं। किसी मिसाल के तौर पे इस स्विच है, इस स्विच की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, जब स्विच बना हो वो मिसाल के तौर पे 100 ओम है, और आपका मल्टीमीटर 100 ओम पे बीप नहीं देता, तो फिर होगा ये कि वो करंट तो फ्लो कर जाएगा। और कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर का जो मेन एम होता है वो ये होता है, वो ये देखता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब करेगा करंट फ्लो तो वो बीप देगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो वो बीप नहीं देगा। लेकिन जब रेजिस्टेंस बड़ी होती है तो उसमें करंट इतना कम हो जाता है कि वोल्टेज इतनी कम होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आपका करंट बहुत कम होता है, जिसको मल्टीमीटर जो है ना उसको इग्नोर करता है, ज़ीरो के बराबर वो देता है, और उसके ऊपर बीप नहीं देता। जब वो बीप नहीं देता तो हम समझते हैं कि ओपन सर्किट है, जबकि ओपन सर्किट नहीं होता। तो दूसरे रेजिस्टेंस की, यानी कि इसी रेंज के अंदर 80 और 100 जो है, जो जनरली अगर रेजिस्टेंस आइडियल सर्किट की आइडियल रेजिस्टेंस है ही कम, जैसे फ्यूज़ की जो रेजिस्टेंस होती है वो मिसाल के तौर पे अगर 1 ओम है, 2 ओम है, तो वो होती है आइडियल रेजिस्टेंस 1-2 ओम है फ्यूज़ की। अगर आप फ्यूज़ के 2 सिरों पे आप रेजिस्टेंस चेक करें, मिसाल के तौर पे ये फ्यूज़ है और यहाँ पे आप फ्यूज़ की रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं या कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो उसकी 1-2 ओम होती है। अगर उसकी अक्सर बाज़ औक़ात ये होता है कि फ्यूज़ जो है ना उसकी वायर जो है ना गर्म हो के उसमें करंट जब ज़्यादा गुजर रहा होता है तो वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। जब पतली हो जाती है तो वो जो रेजिस्टेंस 1 ओम की थी मिसाल के तौर पे 15 ओम हो गई है। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपको बीप मिलेगी, कंटिन्यूटी ये देगा फ्यूज़, लेकिन फ्यूज़ में से जब उस सर्किट में से करंट गुजरना है जो कि मिसाल के ऊपर 10 एम्पेयर के आसपास का है, 6 एम्पेयर के आसपास का है, तो वो करंट नहीं गुजर पाएगा और सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे धोखा खा सकते हैं कि फ्यूज़ के आप यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि फ्यूज़ तो कंटिन्यूटी दे रहा है और सर्किट पूरा का पूरा कंटिन्यूटी दे रहा है, लेकिन मेरी कोई मोटर वो नहीं कर रही, करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो उसकी वजह ये होती है कि जिन एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होती है और वो कम रेजिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं, और अगर उनकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी भी बढ़े तो उससे सर्किट में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे जब आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो वो कंटिन्यूटी तो देता है,
ठीक है जी, क्योंकि वायर वहाँ से मिली हुई है, जो फ्यूज़ के अंदर वायर होती है वो इस सिरे से मिली होती है, लेकिन उसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो कम हो चुकी होती है, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल उसमें से करंट फ्लो करना है वो भी नहीं फ्लो करता और वो सर्किट काम नहीं करता। जबकि आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको कंटिन्यूटी मिलती है। अच्छा, इसी में रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी टेस्टिंग पे एक इम्पॉर्टेंट कमेंट ये है, रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी में थोड़ा फ़र्क है। रेजिस्टेंस में ज़रूरी है कि सर्किट के जिस भी एलिमेंट, लोड, वायर, फ्यूज, स्विचेस और रिलेज की रेजिस्टेंस मापनी हो, उसको सर्किट से अलग करते हैं आप, ताकि सर्किट की दूसरी किसी जगह से उसकी रेजिस्टेंस उस पर असरअंदाज ना हो। उसमें से भी वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, उसमें भी करंट थोड़ा सा फ्लो करता है जब आप रेजिस्टेंस मापते हैं। कंटिन्यूटी में भी यही चीज़ होती है, लेकिन चूंकि 2 पॉइंट्स मल्टीमीटर की 2 लीड्स के बीच में जो कंटिन्यूटी है उसमें वो करंट का फ्लो होना या ना होना देख रहा होता है, तो उस सूरत में चूंकि ये सिर्फ ये चीज़ देख रहा होता है, लेकिन इसमें आपका जो करंट कितना फ्लो हो रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो इस वजह से इसको अलहदा करना ज़रूरी है। तो कंटिन्यूटी में इसको अलहदा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ ये देखना है कि करंट फ्लो करता है कि नहीं करता। तो करंट हमेशा जब भी आप इस तरह से लगाएंगे सर्किट को, तो ये बेसिकली एक तरह से ये चीज़ उसके सीरीज़ में आ जाएगी, और यहाँ पे उसको करंट जो फ्लो करेगा तो उसको पता चलेगा करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं है, इसका मतलब है कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे आप सर्किट को काट नहीं सकते या उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, तो आप इस तरह से कंटिन्यूटी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ लाजमन याद रखें, भले रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है या कंटिन्यूटी टेस्ट है, इन दोनों सूरतों में सर्किट के इर्द गिर्द किसी किस्म का वोल्टेज नहीं होना चाहिए। सर्किट में उस चीज़ के इर्द गिर्द किसी किस्म का वोल्टेज मौजूद नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आपको याद हो कि जब भी हम कैन नेटवर्क की जब हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं या उसकी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, तो हम बार बार कहते हैं कि जी आप बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को रिमूव कर दें, ताकि उसके अंदर जो वोल्टेज बैटरी वोल्टेज हैं वो किसी भी वजह से आप ओवरलुक हो जाती है, वो आपकी मेजरमेंट को डिस्टर्ब ना करे। मल्टीमीटर से डायोड टेस्टिंग, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। डायोड जो है ना, बेसिकली ये आपको शक्ल नज़र आ रही है डायोड की। डायोड एक जो है ना चेक वेल्व की मानद होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी या ईसीयूज़ में जनरली ये लगा होता है। नॉर्मल सर्किट में आप कम देखते हैं, लेकिन ये आपकी रिलेज में भी बहुत सारी सेंसिटिव रिलेज होती हैं जिनके अंदर डायोड को इस्तेमाल किया जाता है, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत कम आपको देखने में मिलता है। ये करंट को अपनी एक साइड से गुजरने देता है, अगर दूसरी साइड से करंट गुजरेगा तो उसको नहीं गुजरने देगा। एक साइड का मतलब ये है कि उस साइड से गुजरने देता है, जहाँ से जब आप पॉजिटिव उस साइड पे रखेंगे जहाँ से गुजरने देता है तो आपका करंट फ्लो करेगा। अगर आप अपनी पॉजिटिव लीड को या बैटरी की जो सप्लाई को दूसरी साइड पे रखेंगे जहाँ से ये वोल्टेज को, हायर वोल्टेज को नहीं गुजरने देता, करंट को वहाँ से हायर वोल्टेज अगर उस तरफ रखा जाए जहाँ से करंट को नहीं गुजरने देता, तो वहाँ से करंट गुजरेगा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर एक यहाँ पे बैंड लगा होता है, एक लाइन सी लगी होती है ब्लैक या ब्राउन कलर की, तो ये निशानी होती है कि ये डायोड है। और इस साइड को जो जहाँ पे ये बैंड लगा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, और जो दूसरी साइड होती है जहाँ भी ये बैंड नहीं होता, बैंड का मतलब है सर्कल एक लगा होता है, निशान लगी होती है, पूरे इसके इर्द गिर्द एक सर्कल सा बना होता है। तो इस साइड के ऊपर जो होता है इसको एनोड कहते हैं, यानी पॉजिटिव जो साइड है, जो इसकी डायोड की पॉजिटिव साइड है उसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव साइड है जहाँ पे बैंड होता है उसको कैथोड कहते हैं। तो अगर आप एनोड के ऊपर उसके हायर वोल्टेज वाली लीड रखेंगे, तो हायर वोल्टेज वाली हमारी रेड लीड है पॉजिटिव, या बैटरी के 12 वोल्ट यहाँ से देंगे और इस तरफ से ग्राउंड देंगे, तो ये यहाँ से करंट पास कराएगा। अगर आप 12 वोल्ट यहाँ से देंगे और ग्राउंड इधर से देंगे, तो ये कैथोड वाली साइड से करंट इसको हायर वोल्टेज पे जब होगा इस तरफ को, तो ये करंट इधर से पास नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ये वन वे चेक वेल्व है, कि एक तरफ तो करंट को जाने देता है, दूसरी तरफ से करंट को आने नहीं देता। तो जब भी बैटरी इस तरह से लगी हो कि हायर पोटेंशियल बैटरी का इस साइड पे हो और एनोड वाली साइड पे और कैथोड वाली साइड पे ग्राउंड हो, तो इसको हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है यानी कि इसमें से करंट गुजरेगा। और जब आपका जो एनोड वाली साइड है, उसको एनोड वाली साइड के ऊपर आप पॉजिटिव की बजाय, बैटरी की बजाय आप ग्राउंड रखते हैं, और कैथोड वाली साइड पे आप 12 वोल्ट रखते हैं या हायर वोल्टेज रखते हैं, तो उस सूरत में हम इसको कहते हैं रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में
बेसिकली एनोड पे आपके लोअर वोल्टेज पोटेंशियल होता है या ग्राउंड होता है। तो इसको हम इस तरह से, जब सर्किट में ये लगा हो कि यहाँ से ग्राउंड के साथ अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये डायोड रिवर्स बायस लगा हुआ है। तो ये इसका एक छोटा सा तारुफ है और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायोड की पॉजिटिव, ये हमने बात कर ली, डायोड की पॉजिटिव साइड पे जब हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव साइड के ऊपर जब हायर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो ये अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देता है, गुजरने देता है। दूसरी सूरत में ये करंट को, अगर इसको हायर पोटेंशियल इधर रखेंगे जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि ये करंट को यहाँ से गुजरने नहीं देगा। फॉरवर्ड बायस में ठीक डायोड मल्टीमीटर पे 0.2 से 0.2 से 0.7 मिली वोल्ट तक शो करेगा। यानी कि अगर आप रेड लीड जो कि हमारे पास हायर वोल्टेज पे होती है उसको एनोड पे रखेंगे डायोड के, और जो कॉम लीड होती है ब्लैक कलर वाली उसको अगर आप कैथोड पे रखेंगे तो ये आपको मल्टीमीटर के ऊपर, और सिलेक्शन उसकी डायोड पे करेंगे, और जैक्स आपने यहाँ इसी पोजीशन पे, जैसे वोल्टेज जहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज वाला होता है वहीं पे डायोड वाली जैक्स में रखा जाता है लीड्स को, और यहाँ पे आप सिलेक्शन करते हैं डायोड की। तो आपको ये यहाँ पे वोल्टेज शो होंगे जो कि 0.2 वोल्ट से लेके 0.7 मिली वोल्ट तक शो करते हैं डायोड्स। रिवर्स बायस में एक ठीक डायोड मल्टीमीटर पे OL या आउट ऑफ लिमिट शो करेगा, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है उसने। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस को भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। मल्टीमीटर से इलेक्ट्रिकल पावर की पैमाइश। इलेक्ट्रिकल पावर को हम थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इस कोर्स के शुरू में, जिसमें हमने बताया था कि पावर बेसिकली क्या होती है कि एक सर्किट में से जितने एम्पेयर्स गुजर रहे होते हैं और जितना उस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंसेज हैं या लोड है उसके अंदर जो गिर्द वोल्टेज ड्रॉप होती है या सोर्स वोल्टेज हम कह लें, तो टोटल जो है ना, इनको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास सर्किट के वाट्स आ जाते हैं या पावर को वाट से शो करते हैं। तो उसके लिए हमें एक तो वोल्टेज ड्रॉप चाहिए लोड के गिर्द, अगर एक लोड है, अगर ज़्यादा है तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए कि इस सर्किट के अंदर से एम्पेयर कितने गुजर रहे हैं। तो एम्पेयर, ये एक सर्किट है सिंपल सा कि एक बल्ब का सर्किट है जिसमें बैटरी के 12.6 वोल्ट हैं, और यहाँ पे एक बल्ब है जिसकी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जो कि बना हुआ है। तो जब हम इस सर्किट को बीच में से काट के इसको सीरीज़ में मल्टीमीटर को करंट की मेजरमेंट में लगाएंगे तो हमें यहाँ पे इस सर्किट का करंट मालूम होगा, जो कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 एम्पेयर है। और यहाँ पे आप, जब आप इसको, ये लगा हुआ है तो दूसरे मल्टीमीटर से, या इसको लगाने के बाद मल्टीमीटर को फिर वोल्टेज पे सिलेक्ट करें, उसकी काम पोर्ट्स को याद रखें कि आपने वापस इधर ले आना है। करंट पे आपने यहाँ पे रखी हुई हैं ये लेफ्ट साइड के ऊपर करंट की सिलेक्शन पे। वोल्टेज पे जब मेजर करने जा रहे हैं और एक ही मल्टीमीटर है तो ये इसको चेंज करना मत भूलें। तो जब आप बल्ब के गिर्द इन दोनों लीड्स को रखेंगे तो आपको वोल्टेज पोटेंशियल मिलेगा। तो इस वोल्टेज पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय जो आपने यहाँ पे इस पूरे सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है उसको जब आप मालूम करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर सर्किट की मालूम हो जाएगी कि ये सर्किट इतनी पावर का है, 60 वाट का है। तो ये 60 वाट का लोड बेसिकली इस बैटरी पे पड़ रहा है। अब इसके बाद हम कुछ मुतफर्रिक मशक़ें करते हैं मल्टीमीटर के साथ, ताकि हमने जो अभी तक डिस्कस किया है, पढ़ा है, डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है, उसकी मज़ीद हमें वो हो जाए कि ड्रिल हो जाए हमारे जहनों में कि हमने जो कुछ सीखा है अब पीछे उसको हम अप्लाई करें और ये चीज़ें हमें याद रहें, और फिर आप अपने वक्त में इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें वोल्टेज पैमाइश से ओपन सर्किट डायग्नोसिस की हम एक मैश करते हैं। उसमें एक है अवेलेबल वोल्टेज टेस्टिंग। हम बेसिकली अवेलेबल वोल्टेज, जिसको हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है कि किसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि अवेलेबल, इस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल वोल्टेज इतनी है। तो इस टेस्टिंग के ज़रिए हम आसानी से जो सर्किट के अंदर ओपन सर्किट है उसको हम मालूम कर सकते हैं। होता ही है, मिसाल के तौर पे इस सर्किट को देखें, सिंपल सा एक सीरीज सर्किट है जिसके अंदर एक फ्यूज़ है, एक स्विच है, एक डिमर लगा हुआ है जो कि लाइट को थोड़ा स्लो करता है या तेज़ करता है, और फिर यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। तो इसमें जब आपने अगर ओपन सर्किट चेक करना है तो अवेलेबल वोल्टेज टेस्टिंग से वो ये इस तरह से होता है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर जो लोड लगा हुआ है उसकी पावर साइड से आप स्टार्ट लेते हैं कि आप मल्टीमीटर की एक प्रोब को आप बेसिकली ग्राउंड बैटरी नेगेटिव टर्मिनल पे रखेंगे, और जो फ्यूज़ के पास बैटरी के पास जो पावर साइड है सर्किट की, वहाँ पे आप दूसरी रेड लीड रखते हैं और फिर देखते हैं कि वोल्टेज आ रहा है। तो जहाँ, और फिर यहाँ पे चेक करेंगे मिसाल के तौर पे, फिर यहाँ पे एक्सेसिबल है, यहाँ पे चेक करेंगे, करते करते आप इसकी जो लैंप की जो ये पावर साइड का लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये जहाँ से पॉजिटिव लाइन आ रही होती है उसको हम सर्किट की पावर साइड कहते हैं, और जिस तरफ से ग्राउंड आ रही होती है उसको ग्राउंड साइड कहते हैं।
तो हर जगह के ऊपर आप वोल्टेज जितनी एक्सेसिबल और आसानी से एक्सेसिबल जगह हैं वहाँ पे जब आप वोल्टेज चेक करेंगे, जहाँ पे आपको बैटरी, जहाँ तक बैटरी वोल्टेज मिलते रहेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ तक हमें बैटरी वोल्टेज मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है इस लाइन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूटी है। हमने बहुत शुरू के सर्किट में ये बात की थी कि जब ओपन सर्किट होता है और करंट फ्लो नहीं करता तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो चीज़ें भी लगी होंगी, भले वो लोड होगा, कुछ भी होगा, वो बेसिकली उसकी जो रेजिस्टेंस है वो मैटर नहीं करती, वो एक कंडक्टर के तौर पे बिहेव करती है और उसमें किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता वोल्ट। और इसी वजह से आपको यहाँ पे जब आप मल्टीमीटर पे अवेलेबल वोल्टेज चेक करेंगे ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपको यहाँ पे बैटरी वोल्टेज मिलने चाहिए, पूरे के पूरे बैटरी वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर 12.6 है तो 12.6 मिलना चाहिए, 12.5 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर 12.5 है तो इसका मतलब है कि 0.01 वोल्ट कहीं ना कहीं पे ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप होने का मतलब ये है कि ग्राउंड उसको कहीं हल्का फुल्का कहीं पे ग्राउंड बड़ी रेजिस्टेंस के साथ मिल रहा है। तो हमेशा आपको जब ये मिलेगा 12.6 बैटरी के वोल्टेज हैं, आपको भी 12.6 मिल रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएं कि यहाँ तक आपका सर्किट में कोई ब्रेक नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको 0 वोल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने ग्राउंड के साथ, दूसरी आपने जो ब्लैक लीड है वो ग्राउंड बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पे रखी हुई है, और जो रेड लीड है उसको आप चेक कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, ये ओपन है, किसी किस्म का यहाँ पे वोल्टेज मल्टीमीटर पे कोई वोल्टेज नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट और उस पॉइंट पे जहाँ पे 12.6 बैटरी वोल्टेज नज़र आ रहा है उसके बीच में ब्रेक है। तो ये चीज़ है, हमने ये बेसिकली ब्लैक लीड इधर समझें या ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये ब्लैक लीड परमानेंट हमने नेगेटिव लीड उस पर रखनी है, और इसको हम बैटरी के राइट नाउ अगर हमने वोल्टेज चेक किए वो है 12.5 वोल्ट। तो 12.5 हर जगह पे जहाँ जहाँ तक 12.5 मिलता जाएगा उस जगह तक हम ये फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे किसी किस्म का ब्रेक नहीं है। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे भी 12.5, यहाँ पे भी 12.5, बैटरी के ऊपर हम चेक कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच में 12.5। तो इसका मतलब है यहाँ तक किसी किस्म का इस लाइन के अंदर ब्रेक नहीं है। जब हम यहाँ पे आए तो हमें 0 वोल्ट मिलना शुरू हो गया, तो फिर हमें पता चल गया कि यहाँ पे 12.5 मिल रहा था, यहाँ पे 0 मिल रहा है, तो इसके बीच में इसका मतलब है कोई ना कोई ब्रेक है। तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और फिर रिपेयर करना है। कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग से ओपन सर्किट डायग्नोसिस, अभी हमने अवेलेबल वोल्टेज के साथ किया था, अभी कॉन्टिन्यूटी पे हम टेस्ट करेंगे। और कॉन्टिन्यूटी में भी आपकी जो जैक की लीड्स हैं वो वहीं पे रखी जाएंगी जहाँ पे आप वोल्टेज के लिए करते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन आपने कंटिन्यूटी के लिए जो बीप का साइन बना होता है, वो हॉर्न का साइन बना होता है, वहाँ पे रखते हैं। और फिर इसमें हम पहले ही इसकी लिमिटेशन वो कर चुके हैं, जहाँ तक बीप आती जाएगी वहाँ तक हम समझ सकते हैं कि आपका कंटिन्यूटी है, इसका मतलब है यहाँ ब्रेक नहीं है। जब आप इस एक लीड को यहाँ पे रखेंगे, एक को पीछे रखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही, बीप नहीं आ रही, तो इसका मतलब है सर्किट के बीच में ब्रेक है। और इसमें ये याद रखिए कि ये काम करने से पहले आपने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करना है या सर्किट का स्विच पीछे से ऑफ करना है, ताकि इधर किसी किस्म का वोल्टेज अवेलेबल ना हो। ठीक है जी, ये कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल ड्रिल कर लें अपने दिमागों में कि सर्किट के अंदर किसी किस्म का वोल्टेज अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नो बीप साउंड जब आई है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में आपके ब्रेक है। उसको फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और आपको फिर ये बीप मिलना शुरू हो जाएगी। फिर देखते हैं हम कि सर्किट में मुख्तलिफ मसाइल और इनके सिम्टम्स और वजूहात। ये एक समरी सी आप समझ लें कि है कि जनरल इलेक्ट्रिकल सर्किट रूल्स, यानी कि अगर एक फ्यूज़ ब्लो हो रहा है, हम यहाँ से बात करते हैं कि एक फ्यूज़ है जो कि ब्लो हो रहा है बार बार, तो इसका मतलब है कि इसमें से इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट गुजर रहा है। और शायद ऐसा होता है कि फ्यूज़ अपनी ख़राब क्वालिटी के बायस ब्लो हो रहा होता है। ये भी चीज़ होती है कि फ्यूज़ अपनी ही वजह से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से या अपनी क्वालिटी की वजह से ख़राब हो, ये पॉसिबल है, या वेदर इफेक्ट की वजह से ख़राब हो इर्द गिर्द के। लेकिन मोस्टली ये होता है कि करंट जब उसकी कैपेसिटी से उस फ्यूज़ वाले सर्किट में, ये मिसाल के तौर पर ये फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे, और इस सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है यहाँ पे इस बल्ब को ऑपरेट कराने के लिए, यहाँ डिमर लगा हुआ है, ये देखें, ये एक सर्किट है। और फिर ये दूसरा सर्किट है जिसमें यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है और ये इसकी वायर इधर जाके ये दो बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं। ये सर्किट अलग इंडिपेंडेंट सर्किट है, और ये एक सर्किट ऐसा है जिसमें दो सर्किट पर ये पैरेलल हो जाते हैं, कि इसमें दो पैरेलल सर्किट हैं जिनमें दो पैरेलल बल्ब लगे हुए हैं। ये दोनों का, इस सर्किट का और इस सर्किट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो
ताम फ्यूज़ का बार बार ब्लो होना इसमें से ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होने की पक्की निशानी है कि आप दूसरा फ्यूज़ लगाते हैं फिर वो ब्लो हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि जी एक फ्यूज़ की क्वालिटी भी ख़राब थी, दूसरी की भी ख़राब थी, या एक ने कोई बाहर के टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सेसिव हो गया था कि उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो अब भी वो टेम्परेचर इतना ही एक्सेसिव है। तो इसलिए यहाँ पर अगर दूसरा दफ़ा भी हो रहा है तो फिर पक्की निशानी है कि आपकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ये अक्सर या तो एक फ्यूज़ के साथ ज़्यादा लोड्स, जो भी आफ्टर मार्केट की प्रोडक्ट्स हम जनरली गाड़ियों में जो मॉडिफिकेशंस कराते हैं, कोई अपनी आफ्टर मार्केट बाद में जो ओरिजिनली गाड़ी के साथ चीज़ें नहीं होती वो जब अटैच करते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम आता है कि लोग जो अटैचमेंट करते हैं वो ऐसे फ्यूज़ के साथ कर रहे थे जिसके ऊपर फ्यूज़ की कैपेसिटी के मुताबिक करंट ऑलरेडी गुजर रहा होता है, और फिर एक और सर्किट आप जब ऐड करते हैं तो वो करंट कैपेसिटी से फ्यूज़ की बढ़ जाता है। तो वो उस वक्त तो शायद ना दे, वो होते होते फिर कुछ टाइम के बाद वो फ्यूज़ फिर गिव अप करना शुरू कर देता है। तो लगाने से या सर्किट के शार्ट टू बॉडी या शार्ट टू ग्राउंड, यानी कि ये आफ्टर मार्केट जब आपने लगाई और लोड ज़्यादा किया तो तब भी फ्यूज़ हो सकता है, या आपकी कोई वायर शार्ट टू बॉडी या शार्ट टू ग्राउंड हो रही है तो तब भी शार्ट टू ग्राउंड करंट को, शार्ट टू ग्राउंड होगा तो फिर रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी, करंट सबसे ज़्यादा गुजरेगा और वो फ्यूज़ की कैपेसिटी से जब ज़्यादा होगा तो फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा और वो शार्ट हो जाएगा। शार्ट टू ग्राउंड करंट को या तो बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस देता है या फिर थोड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिससे करंट फ्लो होने की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे शार्ट टू ग्राउंड हो गया है, यहाँ पे ये वायर नेकेड थी और बॉडी के साथ टच हो गई, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो करंट बहुत ज़्यादा गुजरेगा जिसकी वजह से ये ब्लो हो जाता है। सिम्टम क्या है, फ्यूज़ बार बार ब्लो हो रहा है, तो वजह वायरिंग इंसुलेशन ख़राब है जिससे वायर बॉडी से शॉर्ट हो रही है। फिर अगला है सर्किट में से करंट सिर्फ उसी वक्त पास हो सकता है जब सर्किट कंप्लीट हो और करंट को ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा हो। एक है कि जी यहाँ पे आपका बल्ब नहीं जल रहा और बल्ब, अब यहाँ पे ये सर्किट इसके साथ दो पैरेलल सर्किट है और यहाँ पे अगर कोई ओपन हो जाता है तो ये दोनों सर्किट अगर काम नहीं करे तो फिर चांसेस हैं कि आपका जो है ना कहीं पे ओपन सर्किट है। तो उसको हमने पहले कहा कि कंटिन्यूटी से भी टेस्ट कर सकते हैं, अवेलेबल वोल्टेज टेस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप उस ब्रेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर्किट में से करंट सिर्फ उसी वक्त पास हो सकता है जब सर्किट कंप्लीट हो और करंट को ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा हो। ठीक है जी, अगर आपका ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा है, ये ग्राउंड साइड यहाँ पे है इस सर्किट की, तो ग्राउंड होने का रास्ता मिल रहा है और इस सर्किट का ये कंप्लीट ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा या ग्राउंड होने का रास्ता नहीं मिल रहा उसको, तो फिर वो सर्किट काम नहीं करेगा। सर्किट में मौजूद लोड की रेजिस्टेंस ही सर्किट करंट की मिकदार का तयन करती है। एक परफेक्ट सर्किट में सिर्फ लोड ही रेजिस्टेंस मुहैया करता है, तो अगर रेजिस्टेंस किसी वजह से बढ़ जाती है तो आपका सर्किट ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें करंट थोड़ा गुजरेगा। और अक्सर ये होता है कि बाज़ औक़ात लोड के गिर्द जो टर्मिनल होते हैं या स्विच के गिर्द जो टर्मिनल होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, या बॉडी जो ग्राउंड के साथ जो वायर अटैच होती है वो लूज़ हो गई, या उसमें जो है ना पेंट किया गया और दोबारा पेंट के ऊपर ही लगा दिया गया तो सही कनेक्शन नहीं बन रहा, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ सकती, किसी जगह पे भी बढ़ सकती है। जब बढ़ेगी तो क्या होगा, कोई मोटर है तो वो स्लो मूव करेगी या बिल्कुल मूव नहीं करेगी, करंट पे डिपेंड करता है कि इस रेजिस्टेंस कितनी बड़ी है और करंट कितना कम हुआ है, और या बल्ब डिम हो जाएगा, सही अच्छा काम नहीं करेगा। जब भी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होगा, और ये ड्रॉप सर्किट में हर उस जगह पे होगा जहां सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद है, भले ये रेजिस्टेंस वायर की सूरत में हो, कनेक्टर की सूरत में हो, लोड की सूरत में हो, स्विच या फ्यूज़ या रिले की सूरत में हो, या लूज कनेक्शन या क्रोजन जंग की सूरत में हो, तो क्या होगा, आपका करंट कम फ्लो करेगा रेजिस्टेंस जब बढ़ेगी। तो ये वही इसी की बात की हम इसी सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं। फिर एक सीरीज सर्किट में जिस लोड की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी तो उसके गिर्द वोल्टेज भी सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगी। एक लोड वाले सर्किट में इसीलिए सोर्स वोल्टेज मुकम्मल ड्रॉप होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि आपका लोड ही ख़राब हो जाए, बल्ब नहीं जल रहा, तो वजह ये भी होती है कि बल्ब ख़राब है। फिर एक सिम्टम ये है कि एक सर्किट में प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, कभी वो इंटरमिटेंसी दे रहा है, समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहा है, कभी ये सर्किट ख़राब हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी ये ठीक काम करता है, कभी वो, तो फिर चांसेस होते हैं कि वायरिंग की इंसुलेशन ख़राब है और वायरिंग में दो मुख्तलिफ सर्किट्स में जो है ना कोई कॉन्टैक्ट बन रहा है। तो जब वो कॉन्टैक्ट बन रहा है तो फिर आपको बड़ा अजीब और गरीब और इरेटिक बिहेवियर मिलेगा सर्किट के अंदर। तो उसमें ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात के जी ये ग्राउंड से आ रहा हो और ग्राउंड यहाँ पे उसको शॉर्ट पड़ रहा हो, स्विच ऑन हो तो और बिहेव करेगा, इस सर्किट दूसरे सर्किट का स्विच ऑन हो तो और बिहेव करेगा, इस सर्किट का स्विच ऑफ हो तो ये सर्किट डिफरेंट बिहेव कर सकता है। तो कोई मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब भी इस तरह के सिम्टम्स हों तो फिर एक जो बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकती है कि आपकी वायरिंग इंसुलेशन ख़राब है और जिसमें दो सर्किट में कॉन्टैक्ट बन रहा हो।
तो ये कुछ सिम्टम थे जिनको हमने डिस्कस किया है। और इसके साथ ही जो हमारा मल्टीमीटर के ऊपर जो ये सेगमेंट चल रहा था, जो तकरीबन 3 लेक्चर्स के ऊपर मुहित है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 3 लेक्चर्स को, जो कि मेरे ख्याल में छठा, 7वां और ये 8वां लेक्चर है, इसको जब आप अटेंड करेंगे, अच्छे तरीके से आप समझेंगे, तो मल्टीमीटर को इस्तेमाल करना आप इंशाल्लाह उसमें मास्टरी हासिल करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस जो है ना इंसान को परफेक्ट करती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये थ्योरी पढ़ने के बाद, इसको समझने के बावजूद फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप अच्छे तरीके से मल्टीमीटर को इस्तेमाल कर सकें। तो ये कोर्स का मेरा प्लान था कि इसमें रिले भी हम कवर करते हैं, लेकिन रिले को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और इसको हम आज इसी उसके ऊपर ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह रिलेज़ को डिस्कस करने जाएंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।